हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग सिंथेसिस में इन्फिनेटिव का प्रयोग सीखेंगे। कैसे हम दो या दो से अधिक वाक्यों को इन्फिनेटिव का प्रयोग करके जोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इन्फिनेटिव क्या होता है। इन्फिनेटिव किसी भी वर्ब में टू लगाने से क्या बनता है, इन्फिनेटिव बनता है। तो यदि आप किसी भी वर्ब में टू लगा देंगे उसके पहले, तो वो क्या बन जाएगा, इन्फिनेटिव बन जाएगा। जैसा कि आप यहाँ एग्जाम्पल नीचे देख रहे होंगे, यहाँ पर प्ले लिखा हुआ है, इसके पहले मैंने क्या लगा दिया, टू लगा दिया, तो ये क्या बन गया, इन्फिनेटिव बन गया। यहाँ पर रन है, यहाँ पे मैंने क्या जोड़ दिया, पहले टू जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, इन्फिनेटिव बन गया। ऐसे ईट है, मैंने इसके पहले क्या जोड़ दिया, टू जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, इन्फिनेटिव बन गया। तो इन्फिनेटिव का मतलब किसी भी वर्ब के पहले टू लगाने से वो क्या बन जाता है, इन्फिनेटिव बन जाता है। जब हम इसका हिंदी में अर्थ निकालेंगे, हिंदी में जब अर्थ निकालते हैं तो वर्ब के अंत में ना ने नी शब्द आता है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि इन्फिनेटिव का क्या होता है। अब हम लोग ये समझते हैं कि इन्फिनेटिव का प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जब हम करते हैं तो हमको कैसे पता चलता है कि दो वाक्यों को जोड़ने के लिए इन्फिनेटिव का ही प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें कुछ रूल होते हैं दोस्तों। यदि दोनों वाक्यों में अगर ये दोनों रूल आपको मिल जाते हैं तो आप समझ जाइएगा कि उन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। सबसे पहला रूल क्या है, दोनों सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होंगे वो क्या होंगे, एक समान होंगे। यानी जो सब्जेक्ट पहले सेंटेंस में रहेगा वहीं सब्जेक्ट कहाँ होगा, दूसरे सेंटेंस में भी होगा। तो दोनों सेंटेंस के जो सब्जेक्ट होंगे वो क्या होंगे, एक समान होंगे। दूसरा नियम, दूसरे सेंटेंस में जो वर्ब होगा, दूसरे सेंटेंस में जो वर्ब होगा उससे उद्देश्य या परिणाम का बोध होगा। तो हमको मालूम चल जाएगा कि अब इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए क्या चाहिए, इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए। पहला नियम क्या है, दोनों सेंटेंस, पहला सेंटेंस यहाँ पर है, दूसरा सेंटेंस यहाँ पर है, तो पहला सब्जेक्ट पहले सेंटेंस का और दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। ठीक है। अब जो दूसरा वाक्य का जो वर्ब है, यहाँ पर देखिए कट है, ये दूसरे वाक्य का वर्ब है। इस वर्ब से हमको उद्देश्य का बोध हो रहा है। जैसे ही वांट ए नाइफ, ही वांट्स ए नाइफ, वह एक चाकू चाहता है। ही विल कट वेजिटेबल्स, यानी वह चाकू क्यों लेना चाहता है, कट काटने के लिए। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि जो दूसरे वाक्य का वर्ब होता है उस उससे क्या मालूम होगा हमको, उद्देश्य या परिणाम के भाव का बोध होगा। तो इस प्रकार हम दो वाक्यों को जोड़ने के लिए क्या करेंगे, हम इन्फिनिटी का प्रयोग करेंगे। तो ये दोनों नियम आप याद रखिएगा दोस्तों। आइए कुछ एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, ही टुक अ नाइफ, ही टुक अ नाइफ, ही वांटेड टू किल द hen। अब देखिए यहाँ पर दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट एक समान है, यहाँ भी ही है और यहाँ भी ही है। अब देखते हैं कि जो दूसरे वाक्य का वर्ब है, यहाँ पर किल, मारना, क्या मारना उद्देश्य है। तो पहले वाक्य को पढ़ लेते हैं, उसका हिंदी में अर्थ निकाल लेते हैं। ही टुक अ नाइफ, उसने एक चाकू लिया। ही वांटेड, वह चाहता था, टू किल, मारना, द hen मतलब मुर्गी को। यानी उसने चाकू क्यों लिया, उसका उद्देश्य क्या था, मारने का उद्देश्य था। तो यहाँ पर किल क्या है, वर्ब है, और यह क्या बता रहा है, उद्देश्य बता रहा है। तो जो वर्ब उद्देश्य बताता है उसी को हम कहाँ बदलते हैं, इन्फिनेटिव में बदल देते हैं। तो जो दूसरे वाक्य का वर्ब उद्देश्य या परिणाम बताएगा उसी वर्ब को हम कहाँ बदलेंगे, इन्फिनेटिव में बदल देंगे। इसका मतलब इसके पहले टू लगा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं लगा है तो हम टू लगा देंगे। तो अब इन दोनों वाक्य को जोड़ते हैं। तो पहला सेंटेंस हम क्या करेंगे, सेम उतार देंगे, ही टुक अ नाइफ। ठीक है।
अब हम जब दूसरा वाक्य इसमें जोड़ेंगे तो जहाँ से इन्फिनेटिव बना है, यानी जो वर्ब उद्देश्य बता रहा था, वहाँ उसके पहले टू लगाकर हम क्या करेंगे, उसके बाद का सारा सेंटेंस यहाँ पर लिख देंगे। तो टू किल द हेन, ही टुक अ नाइफ, दूसरे वाक्य में जो वर्ब उद्देश्य बता रहा था उसके पहले टू लगाकर पूरा सेंटेंस हम क्या करेंगे, उतार देंगे। इसके बाद एक और एग्जांपल देते हैं दोस्तों। आई एम लिविंग फॉर कोलकाता, मैं कोलकाता को जा रहा हूँ। आई शैल लिव देयर, मैं वहाँ रहूँगा। तो पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट आई है और दूसरे सेंटेंस में भी क्या है, आई है, तो दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट एक समान हो गए। अब दूसरा वाक्य का जो वर्ब है, क्या वो उद्देश्य बता रहा है, जैसे वह कोलकाता को जा रहा है, तो वह वहाँ पर क्या करेगा, रहेगा, लिव रहेगा, वह वहाँ पर जाकर क्या करेगा, रहेगा। तो यहाँ पे जो लिव है वह उद्देश्य बता रहा है, तो इसी लिव के पहले हम क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे और क्या करेंगे, दोनों वाक्यों को जोड़ देंगे। तो आई एम लिविंग फॉर कोलकाता, अब यहाँ टू लिव, लिव के पहले टू लगाकर उसके बाद का सेंटेंस उतार देंगे हम, टू लिव देयर, आई एम लिविंग फॉर कोलकाता टू लिव देयर। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। ही इज वेरी वीक, ही इज वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट दोनों के एक समान है, ही इसमें भी है, ही इसमें भी है, और यहाँ पे इज वेरी वीक, वह बहुत कमज़ोर है। ही कैन नॉट वॉक, वह टहल नहीं सकता है। अगर इस प्रकार का सेंटेंस आता है, अगर हेल्पिंग वर्ब पहले वाक्य में यदि हेल्पिंग वर्ब के साथ वेरी शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसका कुछ नियम बदल जाता है दोस्तों। हम क्या करेंगे, इस वेरी को टू में बदल देंगे। कहाँ बदलेंगे, वेरी को टू में बदल देंगे। तो क्या हो जाएगा, ही इज़ टू वीक, तो पहला सेंटेंस हम क्या करेंगे, उतार देंगे, ही इज टू वीक। अब यहाँ जो दूसरे वाक्य में जो वर्ब है, जो वर्ब है उसके पहले हम क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। सी इज वेरी फैट, वह बहुत मोटी है। सी कैन नॉट रन, वह नहीं दौड़ सकती। तो यहाँ पर भी सेम वही है, वेरी है, पहले वाक्य में यदि हेल्पिंग वर्ब ईज एम आर है उसके साथ वेरी है, तो हम क्या करेंगे, इस वेरी को टू में बदल देंगे। कहाँ बदलेंगे, टू में बदल देंगे। तो सी इज टू फैट, अब जो दूसरे वाक्य में जो वर्ब होगा उसके पहले हम क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे। जैसे यहाँ पे टू लगा हुआ है तो टू लगा के इसको उतार देंगे हम लोग। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, नियम को ध्यान में रखकर दोनों वाक्यों को पढ़ लेंगे, तो उसी के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, इन्फिनिटी का प्रयोग करेंगे। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।